कोई आपसे कह दे कि वो आपका गला रेत देगा और आपके किचन के ड्रॉर से वो छुरी निकालना चाहे और कहे कि आपके छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म कर देगा, आपके पैरों के तले ज़मीन सरक जाएगी। बहरहाल चालाकी से मैंने पुलिस को कॉल किया और उसे मालूम नहीं होने दिया। पुलिस के आने से पहले मैंने उसको बताया कि तैयार हो जाओ, आने ही वाली है। उसने बोला कौन, तेरी मैनेजर? मैंने बोला नहीं, मुंबई पुलिस। तो फिर वो हंसा, उसने बोला कि तू पागल है क्या, तुझे क्या लगता है तू मेरे खिलाफ केस करेगी, मुझे अंदर करेगी, अंदर कराएगी? मैंने बोला हाँ, ऐसा लगता है मुझे और ऐसा होना भी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बहुत हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं। और बार बार कह रहा था कि कोई लोढ़ा जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं वो उनके अंकल हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव रहा है। उस दिन 13 की सुबह को, यानी कल सवेरे जब मैं पुलिस के पास गई, मैंने कहा वहाँ के एसआई से, सीनियर इंस्पेक्टर अजीत कुमार सर से, मैंने कहा सर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, आप सोचते होंगे ये लड़की आ जाती है बार बार कोई नई शिकायत लेकर, कभी इसने छेड़ा, कभी उसने छेड़ा, कभी इसने ये किया, कभी उसने वो किया। मैंने बोला सर मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट जब जब मेरे साथ गलत होता है मैं पुलिस को ही याद करती हूँ और कहाँ जाऊँ, मेरे ऑप्शंस क्या हैं, किसको कॉल करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपके बारे में गलत सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, और वैसे भी हम क्या जो सोचते हैं, हम मतलब हमारे सोचने से क्या क्या होगा? आपको इंसाफ चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर आई हैं, और इंसाफ हम नहीं दे सकते। इंसाफ देने का काम न्यायालय का होता है, जुडिशरी का होता है। तो ये निर्भर नहीं करता कि हम क्या सोचते हैं क्या नहीं। मैंने बोला नहीं, निर्भर करता है, मेरे लिए करता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सबूत कैसे इकट्ठे करेंगे? बहरहाल उन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और ये एफआईआर दर्ज करी। सुनील पारसमणि लोढ़ा, ये हैं बिजनेसमैन। इन्होंने बताया कि ये लोढ़ा ग्रुप के साथ जुड़े हैं और ये रहते हैं मलाड में। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझको इंसाफ मिले और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने इस बंदे ने मुझको गाली बकी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और मैंने पुलिस से कहा कि ये क्या हो रहा है? आप कानून के रक्षक हो और आपके इस स्टेशन में, कार्यालय में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो ये क्या है? ये तो बहुत अजीब विडंबना है। यानी एक बंदा, एक आरोपी पुलिस के सामने खड़े होकर पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित महिला को गाली बकता है, क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से ये जो इन लोगों के सरों पर पावर का नशा चढ़ा होता है, ये उसका परिणाम है। तो इनके जो अंकल हैं, जैसा कि ये दावा करते हैं, कोई लोढ़ा जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं, अगर उसके इस दावे में सच्चाई है तो वो लोढ़ा जी
आप अगर आप सच में इनके अंकल हैं तो आप कृपया आगे आएं और बताएं कि क्या आप अपने सगे के दुष्कर्म का समर्थन करते हैं या नहीं, और क्या आगे चलकर किसी महिला का जब यौन शोषण या यौन उत्पीड़न हो तो क्या वो महिला पहले आरोपी से पता लगा ले कि क्या उसके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स हैं या नहीं, क्या वो किसी मंत्री का, लीडर का सगा है या नहीं, और अगर वो सगा रहा तो वो महिला उस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की जुर्रत ना करे। क्या इस तरह चलता है इस देश का कानून? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आम महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, और बेचारी महिलाएं आगे नहीं आती होंगी ये सब बताने के लिए। उन्हें लगता होगा कि क्या फ़ायदा ये सब बताकर। तो आज आपके माध्यम से मैं उन तमाम पीड़ित महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और इंसाफ की गुहार लगाना हमारा संवैधानिक हक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आप प्लीज़ जाइए, नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाइए और शिकायत दर्ज करें, और जो वहाँ के SHO होते हैं उनसे आप ये मांग करें कि तत्काल FIR दर्ज हो और एक्शन लिया जाए। मुंबई पुलिस को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी जो कल सवेरे लगभग 3:45 AM, 3:46 या 3:47 AM मेरे कॉल करने के, मैंने उनको कॉल करी थी 3:40 सुबह के 3:40 को, और 5 से 7 मिनट में पुलिस यहाँ पर हाजिर हो गई थी। अगर पुलिस ने देरी करी होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हश्र होता। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ये जो लोग साइको होते हैं, जो ख़त्म करने की बात करते हैं, इनके हाथ में कुछ भी आ जाए ये उसे अपना हथियार बना लेते हैं। जैसे उस शख्स ने मेरा वो अवार्ड, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, उस अवार्ड को अपने हाथ में लिया और मेरे सर पर मारना चाह रहा था। जैसे तैसे मैंने उसको रोका, बोला ये मेरा अवार्ड है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। फिर यहाँ से वो किचन में गया छुरी की तलाश में। मतलब अगर कोई मुझे हाथ लगाना चाह रहा हो, मेरे साथ यौन शोषण करना चाह रहा हो, मैं उसे चुपचाप करने दूं, उसका विरोध ना करूं? और अगर विरोध करती हूं तो वो ये धमकी देता है कि मेरा गला रेत देगा, मेरे बच्चों की जिंदगी खत्म कर देगा। ये कैसा गुंडा राज है, मेरी समझ के बाहर है। शलिन, आपकी इस दौरान इसके बाद मैनेजर से क्या कुछ बातचीत हुई? क्या आपने बताया कि वो दावा कर रहे थे कि जो बॉन्ड साइन हुआ है? नहीं, इस तरह की कोई बातचीत आपकी? नहीं, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करी हमने। पुलिस ने उनको भी बुलाया, उन्होंने भी अपना बयान दिया, और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर हैं, ये आरोपी सुनील पारसमणि लोढ़ा, इन्होंने ये जाहिर किया था उनसे कि वो मेरे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं और मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने भी यही बात रखी पुलिस के सामने, और उनको नहीं मालूम था कि उस मुलाकात का ये अंजाम होगा। तो
मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ जो आज मैं ज़िंदा हूँ आप सबके सामने। अगर उस भारी अवार्ड से उसने मेरे सर पर दे मारा होता या छुरी उसके हाथ में आ जाती और मुझ पर हमला किया होता तो पता नहीं मैं जीवित बचती या नहीं। मेरी रूह काम गई थी उस दिन, उस पल। थैंक यू। मैं आज भी ये पूछती हूँ खुद से कि मेरी गलती क्या थी। शायद गलती ये थी कि उसे मैंने अपने घर में दाखिल होने दिया। मुझे नहीं मालूम था कि घर पर आकर खाना वाना खाकर वो अपना आपा खो बैठेगा और बदसलूकी करेगा। मेरे जो आलोचक हैं वो अक्सर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार सिर्फ शर्लिन चोपड़ा का यौन शोषण होता है या हर बार सिर्फ शर्लिन चोपड़ा के साथ अत्याचार होता है। दरअसल ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, अधिकतर महिलाओं के साथ होता है, लेकिन वो अपने अनुभव को साझा नहीं करती हैं। वो ऐसे दर्दनाक अनुभव को अपने दिल में दफना कर रखती हैं। मैं मीडिया के सामने आकर अपने सच को उजागर करती हूँ। किस लिए? ताकि इस समाज की पीड़ित महिलाओं को हिम्मत मिले, हौसला मिले। आगे चलकर मैं चाहूँगी कि उन पीड़ित महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन उनके लिए कुछ करने से पहले मैं अपने लिए कुछ कर लूं। अगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं दूसरों के लिए क्या स्टैंड ले पाऊंगी? जी, आपके कुछ सवाल हैं? जी, एक आखिरी सवाल, मुंबई पुलिस से किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है अब तक, और अगर आपको कुछ और लाइनें ऐड करना है तो? जी, पुलिस ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ये मैटर कोर्ट में जाएगा और मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा उस दर्दनाक हादसे के बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए। मैंने कहा कि मैं उन्हें अपना पूरा सहयोग दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सुनील, पारसमणि, लोढ़ा जैसे लोग पुलिस को या कानून को अपने बाप की जागीर ना समझें। जो जिस अकड़ से वो बात कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू ये है, तू वो है, कोई शरीफ इंसान इस तरह बात नहीं करता है। और उसने ये तक बोला कि ये जो केस है इसको वो पूरा का पूरा पलट देगा। पुलिस स्टेशन में उसने ये बात मुझसे कही, तो केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों? बोला तेरी मर्जी, ये तेरे पर भारी पड़ेगा, मैं तो निकल जाऊंगा। I said कैसे? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने तुझको पैसे दिए थे तेरे साथ सोने के लिए। सर अच्छा, तो आपने पैसे दिए थे सोने के लिए? ओके, तो कोर्ट में आप ये बोलेंगे, आपके वकील बोलेंगे, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल एक बहुत ही शरीफ इंसान हैं जो हवस के पुजारी भी हैं और हवस की भूख मिटाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पेमेंट करते हैं ताकि वो उनके साथ सो सकें। आपके वकील ऐसा बोलेंगे कोर्ट में।
हंसकर बोलता है तू चुप कर, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। मतलब ज़रा भी रिमोर्स नहीं था उस बंदे में कि आई एम सॉरी, मैंने जो किया गलत किया, मैं कुछ देर के लिए पागल हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। कुछ नहीं, नो रिमोर्स, देख लेते हैं, चल चल चल, ये था उसका रवैया। तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, दादागिरी, ये कहाँ से पैदा होती है? उसको पैसों का गुरूर है, या उसको इस बात का गुरूर है कि उसका अंकल कोई भाजपा कार्यकर्ता है या लीडर है? जो कुछ भी है, मेरा सवाल आज आप सबसे ये है कि क्या कानून या पुलिस किसी के बाप की जागीर है? नहीं ना, हम सब के लिए पुलिस एक समान है। तो फिर ये गुंडाराज क्यों, ये दादागिरी क्यों? थैंक यू। कितना बेवकूफ़ है वो, बोलता है कि मुझको आरोपी बनाएगा वो इस पूरे मामले में। क्या कहकर? ये कहकर कि उसने पैसे दिए मेरे साथ सोने के लिए। अरे मैं पूछती हूँ, संविधान में हाँ ऐसी कौन सी धारा है जो किसी महिला को जबरन किसी पुरुष के साथ या किसी के साथ भी सोने पर मजबूर करता है? कौन सी धारा है वो? बेवकूफ कहीं का, मुझ पर झूठा आरोप लगाने चला। ठीक है, तेरा ये स्टैंड है तो बोल तेरे वकील को कि तेरा केस लड़े इसी स्टैंड पर। तो ये बोल रहा है ना कि तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये बोलेगा कि तूने पैसे दिए सोने के लिए, चल अब तू ये केस लड़ कोर्ट में। बता, कोर्ट को बता वो धारा कौन सी है संविधान में जो ये कहती हो कि महिला को जबरन किसी भी पुरुष के साथ या किसी इंसान के साथ सोना ही पड़ेगा अगर पुरुष चाहे तो। कौन सी धारा है वो जरा बताओ। कितने बेवकूफ लोग होते हैं जिनको लॉ की कोई समझ नहीं होती है। अरे ये देखो, IPC 354, हाँ, IPC 506, IPC 509, ये गंभीर धाराएं लगी हैं और उसको मजाक सोच रहा है। मतलब उसके दिल में कोई भी डर नहीं है, ना कानून का ना पुलिस का। तो ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोपैथ होते हैं हमारे समाज में, जिन्हें लगता है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे लोगों को उजागर करना, इनके बारे में जानकारी मीडिया को देना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई दूसरी महिला इनका शिकार ना बने। धन्यवाद। थैंक यू।